हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैक बोर्ड का मॉडल सेट का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चंस 1 to 30 का सॉल्यूशन देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी जो होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि आपको 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस के लिए मिलेगा। तो ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो उस क्वेश्चंस का आप डाउट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चंस को दोबारा आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर दूंगा। बट आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आज के वीडियो के बाद नहीं होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 38 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। दोनों निकालना है, HCF भी निकालना है और HCF भी निकालना है। इसका हम लोग हल देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी 96 का सबसे पहले हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे? 2 से करेंगे, है ना। 2 से डिवाइड कीजिए 9 को, तो 2 चौके 8, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड कीजिए इसको, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 छक 12। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 तिया 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 404, इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे छोटा नंबर 2 से डिवाइड होगा पहले, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब ये कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे अब इसको? अब इसको हम लोग लिखेंगे therefore 96 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया उसको गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। तो क्या क्या आया था? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3। कितना 2 है? 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 5 बार है 2। 1 2 3 4 5 और 1 बार है 3। अच्छा, तथा 101 का क्या हो जाएगा? 101 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिला है? सॉरी 404 का 2 into 2 into 101, 2 into 2 into 101। ओके। अब हम लोग लिखेंगे therefore HCF। क्या निकालना था? HCF ना। तो HCF किसका किसका निकालना है? नंबर जो था हमारे पास 96 और 404 का, 96 और 404 का। तो HCF क्या होता है ना कि दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड आया उसमें से क्या क्या कॉमन है ना। तो क्या क्या कॉमन है? 2 into 2, 2 into 2, इसमें भी 2 into 2, 2 into 2। तो यही जो कॉमन है यहाँ पे लिख देंगे, यानी 2 2 जा 4 हो गया, क्या? HCF आ गया। ओके। एंड तथा LCM लिखना है। LCM किसका? इसी का 96 और 404 का, 96 और 404 का LCM लिखना है। तो LCM क्या होता है? LCM में देखते हैं हम लोग कि जो रिपीट होते रहता है ना नंबर, उसको पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ है 2, तो 2 का पावर में 5 गुने 3। इसमें क्या लिखेंगे? 2 का पावर में 2 into 101। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम में देखते हैं कि जो भी नंबर मेरा फैक्टर आया है, इसमें 2 और 3 आया है, इसमें भी 2 और 101 आया है। तो 2 देखेंगे हम लोग कि मैक्सिमम किस में है। इसमें 2 का पावर 5 है, इसमें 2 का पावर 3। तो जो मैक्सिमम वाला होगा ना उसको लिखते जाएंगे यहाँ पर हम लोग, 2 का पावर 5, इसको छोड़ देंगे। फिर अब देख रहे हैं हम लोग कि 3 है, 3 तो एक ही है, इसमें ही सिर्फ है, इसमें तो है नहीं, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या है? 101 है, तो 101 को भी लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा। ओके। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, ये 32 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 303 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। यानी कि 303 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 32 से। जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 0 2 3 जा 6, फिर 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, 6 9 6 9। दैट मीन्स कि 9696
ये हो गया क्या हमारा एलसीएम हो गया किसका 96 और 404 का। तो इस तरह का सॉल्यूशन था हमारा किस कौन सा क्वेश्चन का 31 का। इससे आपको क्या मिलने वाला है 2 मार्क्स मिलने वाला है। इजी है ना, अच्छे से समझ में आया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो ये 32 हमारा कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः क्या है -3 और 2 है। देखिए तो इसको हम लोग हल करते हैं। पहले क्या क्या दिया हुआ है शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी फर्स्ट वाला नंबर शून्यकों का योग है और बाद वाला जो है शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योग को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, शून्यकों का योग इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना मालूम है -3 मालूम है। ओके, तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा इंटू बीटा तो क्या मिलेगा 2। तो हमें क्या फाइंड करना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो x² पहले लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या मालूम है -3, साथ में इसके x लगाएंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 2, मतलब कि द्विघात बहुपद क्या मिलेगा x² माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 2। तो ये हो गया हमारा जो चाहिए था द्विघात बहुपद, वो ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके आराम से 2-2 मार्क्स यानी 4 मार्क्स ले सकते हैं। इजी है ना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। मान लीजिए कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF समरूप है, ये समरूप का साइन है ना, सिमिलैरिटी का साइन है। इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर है 15.4 तो BC ज्ञात करना है। ओके, तो पहले इसको हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC और DEF, 2 ट्रायंगल है ना, 2 ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। DEF ट्रायंगल ABC एंड DEF, 2 ट्रायंगल बना लेते हैं DEF। ठीक है, तो इसमें कह रहा है क्या कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 64 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल है 121 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, 121 वर्ग सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि EF का वैल्यू दिया हुआ है 15.4, EF का वैल्यू है 15.4, यानी ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है BC ज्ञात कीजिए, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इसमें हम लोग एक थ्योरम जानते हैं क्या कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का वर्ग उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। नहीं, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके उस त्रिभुज के संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC बटा में एरिया ऑफ DEF बराबर BC, ये संगत भुजा इसका BC आधार, तो इसका भी आधार लेना पड़ेगा, BC बटा EF का होल स्क्वायर, है ना। ओके, अब क्षेत्रफल का अनुपात मालूम है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहले वाला का क्षेत्रफल ABC का दिया हुआ है 64 और दूसरा त्रिभुज जो है DEF उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 121। तो यहाँ रखिए ABC का है 64 और इसका है 121 बराबर इधर है क्या BC बटा EF का होल स्क्वायर, BC बटा EF का होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, इधर स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 64 बटा 121 बराबर मिल जाएगा BC बटा EF, BC बटा EF। सही है। नेक्स्ट अगर स्टेप ले चलेंगे हम लोग तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 121 का वर्गमूल होता है 11 और बराबर के उस साइड में BC का वैल्यू निकालना है, EF का वैल्यू दिया हुआ है, तो EF का वैल्यू क्या रख देंगे 15.4।
अब अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 20 गुने 11 बराबर हो जाएगा 8 गुने 15.4। ओके, तो BC का वैल्यू क्या होगा? अब 8 गुने 15.4 को भागा दे देंगे किससे? 11 से। ठीक है, भागा दीजिए, 11 से काटेंगे इसको तो 11 एकम 11, 4 बचा, इसको देगा लेकिन उससे पहले डेसिमल देना पड़ेगा। तो 4 उधर चला गया तो 44 हो गया, 11 चौके 44। तो BC का वैल्यू क्या मिलेगा? 8 गुने 1.4 गुना कर दीजिए तो 14 सत्ती 98, 14 8 72 से होता है 112। ठीक है, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 कम 8 3 11, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो यही होगी हमारा BC का वैल्यू, आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, यानी x अक्ष पर पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो x अक्ष पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो क्या होगा? उसमें y वाला 0 होगा, y का निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। तो कह रहा है मान लो x अक्ष पर एक बिंदु क्या है? P x 0। ठीक है, जो दो बिंदु जो है, एक बिंदु को ले लेते हैं हम लोग क्या? Q ले लेते हैं और दूसरा बिंदु को ले लेते हैं R। पहला बिंदु जो था वो गिवन है 2 - 5 और दूसरा जो बिंदु है वो है -2, 9। तो कह रहा है कि x अक्ष पर जो ये बिंदु है वो दो बिंदुओं Q और R से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो कह रहा है इसका निर्देशांक क्या होगा बताइए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये पॉइंट हमें फाइंड करना है, यानी x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। दूरी सूत्र क्या कहता है कि ये जो PQ है ना, सिंस PQ बराबर है किसके? PR के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है ना, प्रश्न के अनुसार PQ बराबर है किसके? PR के। तो दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे हम लोग? दूरी सूत्र से PQ के बदले में क्या लिखेंगे? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से PR दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र इसके लिए भी अप्लाई हो जाएगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट ये फॉर्मूला को कहते हैं कि क्या सर x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जिसको जिस तरह से याद हो गया फॉर्मूला उस तरह से अप्लाई करिए। ओके, अब लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर कि x2 और x1 कौन है? तो हम लोग ये PQ लिए ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब यहाँ से देख करके बताइए और वैल्यू को पुट करते जाइए। बताइए तो x2 का वैल्यू क्या है? 2 है। 2 - x1 क्या है? x है। 2 - x का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा y2 क्या है? y2 में -5 है, माइनस y1 क्या है? 0 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में अगर आते हैं तो बताइए तो क्या क्या वैल्यू मिलेगा? हाँ, क्या क्या वैल्यू मिलेगा? PR उसके लिए x1 y1 यही होगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो बताइए x2 - x1 यानी -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 9 - 0 का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर। x2 - x होगा ना, यहाँ पे x होगा। x2 - x1, x2 है -2 और x1 है x। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। क्या दोनों तरफ अगर हम वर्क कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा ना, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो लिखेंगे किससे? दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। दोनों तरफ वर्क कर दिए तो क्या मिल रहा है? 2 - x का होल स्क्वायर बचा और यहाँ पर -5 में कुछ भी माइनस करो, -5 ही रहेगा ना, तो -5 का स्क्वायर होगा। राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो -2 और -x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 में कुछ भी माइनस करो तो 9 ही रहेगा, तो 9 का स्क्वायर। अब ये a - b का होल स्क्वायर पे तोड़िए इसको, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 2 = 4 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और a के बदले में 2, तो 2 2 = 4x हो जाएगा, प्लस माइनस वाला का स्क्वायर करो प्लस और 5 5 हो जाएगा 25। इस साइड में फिर से वैसे ही करेंगे हम लोग, a स्क्वायर यानी 2 2 = 4 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 x हो जाएगा प्लस 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ओके, सेम चीज दोनों तरफ जो उसको काट सकते हैं, 4 इधर प्लस में इधर भी प्लस में,
एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में। ओके, अब नहीं कटेगा और कुछ, तो -4x बचा इधर, और इधर भी प्लस 4x, तो इधर ले आएंगे तो -4x हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में 81 है, ये +25 को उधर ले जाएंगे तो -25 हो जाएगा। सब ये दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 8x, और इधर 11 में से 5 गया तो 6, और 6 में से 2 गया तो 4, 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2 ना होगा, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। अब x का वैल्यू हमें निकालना है, तो 56 को भागा देना पड़ेगा -8 से, तो 8 × 7 = 56 होता है। यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल रहा है 7, लेकिन माइनस साइन बचा हुआ है तो माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। और लिख देंगे क्या कि अतः अभीष्ट बिंदु रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा x0, x के बदले में -7 आ गया, कॉमा 0। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि मान निकालिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसमें आपको डिग्री का मान याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहले 2 इंटू tan 45 का वैल्यू होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, माइनस cos स्क्वायर 45 यानी cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 स्क्वायर है, इसका हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। अब 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो 1/2 और 1/2 प्लस में माइनस में कैंसिल, तो 2 × 1 हो जाएगा 2 आंसर। इतना सिंपल था, इतना सॉल्व करना है आपको 2 नंबर मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु A से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो एक वृत्त बना लेते हैं इसको हम लोग। पहले एक वृत्त है और इसके क्या कह रहा है, एक बिंदु A से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु मान लो ये बिंदु A है, तो इस बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये स्पर्श रेखा की लंबाई हम लोग कर दिए AB, ठीक है। और A की, और ये जो A बिंदु है उसकी केंद्र से दूरी है 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या हमारा यही ना है, देखिए तो ये हमें फाइंड करना है। सेंटर को हम लोग O हमेशा लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंस OB जो है वृत्त की त्रिज्या है और AB जो है स्पर्श रेखा है, तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसलिए एंगल OBA क्या बन गया 90 डिग्री। इसलिए समकोण त्रिभुज क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा समकोण त्रिभुज बन गया, OBA या ABO। ABO में समकोण त्रिभुज में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, पाइथागोरस परिमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर हमारा है OA का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको लंब कर दो, इसको आधार कर दो, ठीक है, ठीक ना। तो हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ओके। तो OA क्या है हमारे पास दिया हुआ, O से A का डिस्टेंस बोल रहा था कि 5 सेंटीमीटर। OB त्रिज्या है ना, ये R है, त्रिज्या निकालना है हमें, इसको OB ही रहने देते हैं। और AB कितना मालूम है 4, यानी 4 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, फिर OB का स्क्वायर प्लस 4 × 4 = 16। अगर हम यहाँ से OB स्क्वायर सिर्फ चाहिए हमको, तो 16 को 25 की तरफ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो फिर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 25 में 16 घटाएंगे तो क्या मिलता है 9 मिलता है, यानी 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल 9 का 3 होता है, 3, ठीक है। वर्गमूल क्या आ गया 3, तो लिख देंगे। अतः क्या निकालना था त्रिज्या, अतः त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का है 3 सेंटीमीटर का है। ये हो गया हमारा आंसर, 3 सेंटीमीटर क्या हो गया
त्रिज्या। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि मालूम है। परिधि मालूम है आप लोग को, परिधि कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो कह रहा है कि एक वृत्त है, उसका चतुर्थांश मतलब इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए और एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाल करके बताइए। यही हुआ इसका चतुर्थांश, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसका परिधि दिया हुआ है ना, परिधि दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है परिधि? परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ओके, तो परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, r 22/2 सेंटीमीटर त्रिज्या निकालनी है। अब हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना। तो अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालते हैं, वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको भागा देते हैं हम लोग 4 से। ठीक है, तो यहाँ से पाई, आर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 22/2π का होल स्क्वायर, और इसका पूरा बट्टा में क्या है, 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पाई गुने 22/2π गुने फिर से 22/2π गुने 1/4, 1/4, 4 नीचे था ना, उसको 1/4 कर दिए। अब देखो तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल होगा ना, 2 से 2 दूना 4, 11 दूनी 22, फिर 2 से काटेंगे 11 दूनी 22 होता है। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो बचा क्या हमारे पास, ऊपर में बचा है 11 गुने 11 और नीचे में क्या बच रहा है 2 × 2 और एक का पाई भी है, पाई के बदले में 22/7 लिख सकते हैं, है ना, पाई के बदले में 22/7। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 11 में 121 और बट्टा में इसका 2 दूनी 4 गुने 22 और 7 चला जाएगा ऊपर में, है ना, 7 यहाँ नीचे है तो ऊपर में चला जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब इसको कट कीजिए, 11 दूनी 22, 11 में 121। ठीक है, और कट होगा क्या, नहीं कट होगा, 11 सती हो जाएगा 77 और 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इतना इजी था ना। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस ग्रुप का, 2 नंबरीय क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन में आपका है क्वेश्चन नंबर 38 जो कि प्रायिकता से संबंधित है। तो प्रायिकता में जानते हैं ना कैसे निकालते हैं हम लोग प्रायिकता। तो इसमें पहले क्वेश्चन कह रहा है, उसको समझते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या और एक विषम संख्या। ठीक है, चलो एक पासा को अगर हम फेंकेंगे तो क्या क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, यही आएगा ना। यानी कि कुल परिणामों की संख्या क्या मिल गया हमारे पास, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या क्या मिला, 6 है टोटल, है ना। जब भी हम पासा को फेंकेंगे तो यही 6 डिजिट में से कोई एक डिजिट मिलेगा, या तो 6 आ जाए या 5 आ जाए या 4 या 3 या 2 या 1, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो कुल कितना परिणाम है इसका, 6 परिणाम है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अभाज्य संख्या बोल रहा है ना, तो अभाज्य संख्या कितना होता है ना। अभाज्य संख्या होता क्या है, वैसा संख्या जो एक और अपने को छोड़ करके किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होता है। तो बताइए, तो 1 से लेकर के 6 के बीच में कितना कौन कौन अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है और 5 है, 2, 3, 5। यानी कि अनुकूल अभाज्य संख्या हमको लाना है, यही तीनों में से कोई आएगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, संख्या 3 ठो है ना, यही 3 में से कोई एक आ सकता है। देयरफॉर हमें निकालना है प्रायिकता किस बात का, अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या प्राप्त होने का प्रायिकता निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या, शॉर्टकट में लिख दिए हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या में हमारा है 3 और कुल परिणामों की संख्या में है 6। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 यानी 1/2 आंसर हो गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि विषम संख्या होना चाहिए। तो बताइए, तो विषम संख्या कौन कौन है 1 से 6 के बीच में,
तो बताइएगा आप क्या कि विषम संख्या सर 1, फिर है 3 और फिर है 5, यानी 1, 3, 5। इसलिए इस सिचुएशन में भी, इस केस में भी अनुकूल परिणामों की संख्या क्या मिलेगा? अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी जो हमें प्राप्त हो सकता है वो क्या है? 1, 3, 5, यानी 3 ठो है। ठीक है, तो इसलिए फिर से हम लोग लिखेंगे प्रायिकता किस बात का? विषम संख्या का, यानी विषम संख्या प्राप्त होने का प्रायिकता। विषम संख्या प्राप्त होने का प्रायिकता फॉर्मूला पहले लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। तब हम शॉर्ट में लिख दिए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारा है 3, कुल परिणामों की संख्या हमारा क्या था? 6। फिर से कट करो, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से जो सेक्शन बी है हमारा 2-2 नंबर का क्वेश्चन है सारा, जो कि टोटल 8 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को बनाना है मात्र 6 क्वेश्चन। हम आप लोगों के लिए 8 का सॉल्यूशन प्रेजेंट करा दिया है। मैं 8 का सॉल्यूशन आपको बता दिया, इसमें से सिर्फ आपको 6 ही का सॉल्यूशन आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है। तो आई होप कि आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वाकई अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 3 नंबर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। वो भी टोटल 8 होते हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन का आंसर आपको करना रहेगा, जो टोटल मिला करके 18 मार्क्स आपको देगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 3-3 मार्क्स है। तब तक तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।